प्रिय छात्रों, आपका एकदम सही YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपकी इस परीक्षा के लिए हम सभी वीडियो ला रहे हैं और इनसे ही परीक्षा में आपके प्रश्न आएंगे। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप पेपर देंगे तब आपको पछतावा होगा कि शायद हम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते और हम सर के सभी वीडियो देख लेते। तो आपकी इस परीक्षा और आने वाली कोई भी परीक्षा हो, उसमें जीके आता है, सोशल साइंस आता है, तो अपने इन वीडियो से क्वेश्चन आउट नहीं होंगे आपके। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी किए। आपका दोस्तों यहाँ पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की सैंड्रोकोट्स के रूप में किसने पहचान की? तो इसका आपका उत्तर है विलियम जोन्स। तो चंद्रगुप्त मौर्य की सैंड्रोकोट्स के रूप में पहचान विलियम जोन्स ने की। ये बात क्या है? ये क्या रट्टा है? ये रट्टा ये है कि जब 312 ईस्वी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो इसका जो अपने देश से आया था वहाँ पर इसका नाम क्या था? उसका नाम था अलेक्जेंडर। जिस देश का ये निवासी था उसका नाम था अलेक्जेंडर। अब जो अपने देश में आया तो अपन लोगन ने इसको पुकारा सिकंदर। अपन लोगों ने क्या पुकारा इसको? कि सिकंदर आ रहा है, सिकंदर आ रहा है, बहुत खतरनाक है सिकंदर, विश्व को जीतने की इच्छा वाला सिकंदर, अपने देश के ऊपर आक्रमण करने वाला है। तो अपन ने इसको कहा सिकंदर, ठीक है। तो माने अपन को पता था कि ये सिकंदर है, बहुत महान है, बहुत ही ये पावरफुल है। अपन ने सिकंदर का तो अब सिकंदर के सैनिक और सिकंदर के देश के लोग भी ये जानते थे कि भारत में भी एक महान राजा है, उसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने अखंड भारत का निर्माण किया था। चंद्रगुप्त मौर्य है वहाँ। जब अपन ने सिकंदर कहा तो वैसा ही उनने बोल दिया कि वहाँ भी भाई सैंड्रोकोट्स नाम का एक राजा है, उससे टकराना मत। तो फिर आपको पता हो सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, ये तो चला गया था वापस। तो सेल्यूकस निकेटर को ये राजा बना गया था। तो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह, हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। तो आप पूरी बात समझ गए होंगे। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? जो चंद्रगुप्त मौर्य जो राजा था तो इसका प्रधानमंत्री कौन था? इसका प्रधानमंत्री था चाणक्य। चाणक्य के कई नाम थे। चाणक्य का एक नाम और था विष्णुगुप्त। चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र में राजनीति का वर्णन था। ये परीक्षा में पूछा जाता। अर्थशास्त्र में किसका वर्णन था? राजनीति का वर्णन था और मौर्य प्रशासन का उल्लेख था। इसके अलावा चाणक्य का एक नाम और था कौटिल्य। तो अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना किसने की? चाणक्य ने की। तो एक परीक्षा में बहुत बहुत पूछा जाता है, तो आपको याद हो जाना चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की? तो इसका आंसर है आपका धनानंद। तो धनानंद जो मगध का राजा था, ये बहुत शकीला राजा था। धनानंद जो, यहाँ पर पूरी बात आप समझो, यहाँ पर समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने की कि यहाँ पर मान करके चलो ये मगध का राजवंश है, यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य घूम रहे हैं। तो चाणक्य गए और इनसे कहा धनानंद से कहा कि धनानंद हो, इधर से पश्चिम उत्तर भारत से सिकंदर आ रहा है, तो इसको इस बॉर्डर पर ही रोक लो। तो इस सिकंदर को ये लगा, अच्छा चाणक्य तुम मैं बेवकूफ़ बना रहे हो, मतलब हम यहाँ इस सिकंदर को मारने चले जाएं और हमारा राजपाट जो है तुम हड़प लो। एक चाणक्य कह रहा है किससे? नहीं, ये कह रहा है धनानंद चाणक्य से। तो चाणक्य जो है
बेइज्जत होकर के यहाँ आता है, यहाँ घूम रहे थे, खेल रहे थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य से कहा कि हमने इसको समझाया, धनानंद को ये बात नहीं मान रहे हैं, और ये देखो यहाँ से आक्रमण कर रहा है सिकंदर। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बात समझी चाणक्य की, और ये धनानंद को मार दिया। तो समझ गए आप कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को मार करके मौर्य वंश की स्थापना की? तो धनानंद को मार करके मौर्य वंश की स्थापना की। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? तो देखिए, एक बात आपको मैं बताना यहाँ पर चाहता हूँ कि आपको मैच करना है सही आंसर। आपको आंसर सही से मैच करना है। कैसे करना है? प्रश्न है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत कौन? प्रसिद्ध यूनानी राजदूत जिसका नाम था मेगास्थनीज, किसके दरबार में रहता था? किसके दरबार में रहता था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। कैसे याद करेंगे अपन? मैं से मेगास्थनीज और चा से चंद्रगुप्त। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। यहाँ मेगास्थनीज से इतने सारे प्रश्न आते हैं कि आप कहोगे सर ये क्या हुआ, क्या है? तो बच्चों, मेगास्थनीज ने एक पुस्तक की रचना की, उसका नाम था इंडिका। उसका नाम क्या था? इंडिका। ठीक है, इंडिका इस पुस्तक का नाम था। इंडिका में क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन का वर्णन है इंडिका में। इंडिका में क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन का वर्णन है। और ऐसा ही प्रश्न आता है कि भारत में आने वाला सबसे पहला विदेशी राजदूत कौन था? ये पूछा जाता है। सबसे पहला विदेशी राजदूत कौन था? वो था मेगास्थनीज। वो कौन था? मेगास्थनीज। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। तो ये आपको अच्छे से याद हो गया। अब प्रश्न है, कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना है, कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो आप सभी को पता है, चर्चा कर चुके हैं। इनकी पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। इनकी पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, जिसमें राजनीति का वर्णन है और चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य प्रशासन का वर्णन है। इंडिका किसकी रचना है? कितना इंपॉर्टेंट है? इंडिका जो है किसकी रचना है? तो इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। और मेगास्थनीज जो है किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कौन सा कथन असत्य है? ये अपन को यहाँ पर बताना है। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था, तो ये भी करेक्ट है, ये मौर्य वंश का संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आता ही रहता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। और आपको शायद पता हो, शक राजाओं ने, जिनका नाम था रुद्रदामन, इन्होंने इस झील की मरम्मत करवाई थी, रिपेयरिंग करवाई थी, शक राजा रुद्रदामन ने। तो सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण, रिपेयरिंग कई राजाओं ने करवाई थी, लेकिन ये बनवाई किसने थी? यहाँ आपको ध्यान रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा ले ली और श्रवण बेलगोला में प्राण त्याग दिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, अंतिम समय में इन्होंने जैन धर्म अपना लिया था और श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में हैं, वहाँ जाकर इन्होंने अन्न जल त्याग दिया और ये मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो यहाँ लिखा है, उपरोक्त सभी नहीं लिखा है, तो ये उपरोक्त सभी कथन जो यहाँ पर सत्य हैं। यूनानियों ने किसे अमित्रोचैट्स कहा? यूनानी जो थे, इन्होंने किसको अमित्रोचैट्स कहा? तो इन्होंने बिंदुसार को अमित्रोचैट्स कहा। यूनानियों ने किसे अमित्रोचैट्स कहा? बिंदुसार को अमित्रोचैट्स कहा। और हम आपसे पूछें कि यूनानियों ने सेंड्रोकुट्स किसे कहा? तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा, क्योंकि अपन अलेक्जेंडर को सिकंदर कहते थे, तो वे लोग अपने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकुट्स कहते थे, अदला का बदला। और यूनानियों ने अमित्रोचैट्स कहा, जो आ है, अमित्र,
अमित्र माने जो मित्र नहीं है, जो मित्र नहीं है, जो मित्र नहीं है उसका उसको उसको मतलब दुनिया से मिटा देने वाला वो कौन था? बिंदुसार। तो यूनानियों ने अमित्रोचेट्स कहा था बिंदुसार को। यहाँ आपको जानकारी होनी चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए यहाँ पर क्या जानकारी होनी चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, तो बिंदुसार का पुत्र था अशोक। क्या समझा अपन ने? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। वेरी इंपॉर्टेंट है। मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग अभी वर्तमान में उड़ीसा राज्य में है। जब सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था तो वहाँ पर नंदराज नाम का एक राजा जो है वह राज्य करता था, वो भी पावरफुल था। और सम्राट अशोक की तो बात ही क्या कहने। तो सम्राट अशोक ने कहा कि आप हमारी संधि स्वीकार कर लो तो हम आपके पर आक्रमण नहीं करेंगे। तो वो राजा नहीं माने। दोनों के बीच भयंकर युद्ध होता है, भयंकर रक्तपात होता है और अशोक को उस समय दुख हुआ कि इतने लोग मारे गए, क्या फ़ायदा है। उस समय से इन्होंने युद्ध नीति त्याग दी और अहिंसा के कदम पर चल पड़े थे और इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है। तो मौर्य शासक अशोक जो है अपने जो राज्याभिषेक हुआ था इनका 269 ईस्वी पूर्व में, तो उसके 9वें वर्ष माने 261 में इन्होंने कलिंग देश पर आक्रमण किया था, जो कि अभी वर्तमान की बात करें वो उड़ीसा में। ये भी पूछा जाता है कि कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसली। कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसली। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो इसका सही उत्तर है आपका जेम्स प्रिंसेप। इसको कैसे याद रखेंगे अपन वो भी समझते हैं। अशोक के शिलालेखों को किसने सबसे पहले पढ़ा? प्रिंसेप ने पढ़ा प्रिंसेप। तो अशोक के जो शिलालेख हैं, काफ़ी शिलालेख मिले हैं, 13 शिलालेख तो आप सभी जानते हैं। उन शिलालेखों में क्या लिखा है, उन शिलालेखों में अशोक ने क्या लिखवाया था, तो इसको पढ़ने में सफलता हासिल की थी जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन है? किस शिलालेख में ये लिखा हुआ है कि सम्राट अशोक ने कलिंग राज्य को जीत लिया था? तो ये लिखा है 13वें शिलालेख में। किसमें लिखा है? 13वें शिलालेख में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। किस लघु शिलालेख में अशोक का जो नाम है बुद्धशाक्य एवं अशोक मिलता है? ऐसा कौन सा लघु शिलालेख है जिसमें अशोक का जो नाम है उनको बुद्धशाक्य कहा गया है और अशोक कहा गया है? तो वो है आपका मास्की। मास्की का जो लघु शिलालेख है उसमें राजा अशोक का नाम अशोक एवं बुद्धशाक्य मिलता है। अशोक का कौन सा अभिलेख 2 भाषाओं ग्रीक आरामेक में प्राप्त होता है? तो वो है सेरेकुना। अशोक का कौन सा अभिलेख 2 भाषाओं में ग्रीक और आरामेक में मिलता है? तो वो है आपका सेरेकुना अभिलेख। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सांची के स्तूप का निर्माण। सांची कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, रायसेन जिले में है। तो सांची के जो स्तूप हैं इनका निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने करवाया था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया था? जो मेगास्थनीज थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जो यूनानी राजदूत आए थे मेगास्थनीज, इन्होंने उस समय देखा कि भारतीय जो समाज है कितने भागों में बटा था।
तो यह भारतीय समाज 7 भागों में बटा था, माने कर्म के आधार पर जो अपना लोग काम कर रहे थे, तो 7 प्रकार के वहाँ पर लोग कहे जाते थे। ये बात मेगास्थनीज ने बताई है। किस मौर्य शासन ने धम्म का प्रतिपादन किया था? अभी अपन चर्चा इसकी कर चुके हैं। सम्राट अशोक। क्या? सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया था। और आपको पता है इन्होंने धम्म के प्रचार प्रसार हेतु श्रीलंका में अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो देख लेते हैं अपन। अशोक ने धम्म के प्रचार प्रसार के लिए महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, तो बिल्कुल भेजा, ये तो सत्य है। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, तो ये भी सत्य है। चंद्रगुप्त मौर्य की जो राजधानी है कहाँ पर थी? पाटलिपुत्र। अच्छा, ये पता है आपको कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? राजा उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। ये भी परीक्षा में पूछ लेते हैं कभी कभी। और फिर क्या है, देखो यहाँ पर और देखते हैं अपन, अशोक के धम्म की परिभाषा। अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलोबादसुत नामक बौद्ध ग्रंथ से ली गई है, ये भी सत्य है। इस तरीके से अपन देखते हैं तो इनके जो सभी लिखा है उपरोक्त में से कोई नहीं माने, इसमें कोई भी असत्य नहीं है, माने कोई भी असत्य नहीं है, माने सभी सत्य हैं। मौर्य काल में बिष्टी किसे कहा जाता था? मौर्य काल में बिष्टी जो है निःशुल्क श्रम को कहा जाता था। मौर्य काल में बिष्टी किसे कहा जाता था? निःशुल्क श्रम को कहा जाता था। निम्नलिखित में से किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ कराया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। पतंजलि ने कहा था इनसे। अब प्रश्न है कि प्रसिद्ध व्याकरण आचार्य पतंजलि किसके समकालीन थे? तो अभी अपन ने चर्चा की थी, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो अभी चर्चा कर रहे थे, पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का संस्थापक था। सम्राट अशोक के राजवंश का जो लास्ट का राजा था बृहद्रथ, तो मतलब उसको मार करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख किस राजवंश के समय का प्राप्त होता है? तो इसका आपका उत्तर है सातवाहन। अब शीशे के सिक्के किसने चलाए? तो शीशे के सिक्के जो है चलाए थे सबसे पहले सातवाहनों ने। तो सातवाहनों ने सबसे पहले शीशे के सिक्के चलाए थे। शीशे के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए थे? तो सातवाहनों ने सबसे पहले शीशे के सिक्के चलाए थे। भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलाए थे? शीशे के सिक्के चलाए थे सातवाहनों ने। अब यहाँ बात हो रही है कि सोने के सिक्के किसने चलाए? तो सोने के सिक्के चलाए थे इंडो ग्रीक शासकों ने। सोने के सिक्के चलाए थे इंडो ग्रीक शासकों ने। सोने के सिक्के चलाए थे इंडो ग्रीक शासकों ने। किस राजा के शासनकाल में? किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक कौन? थॉमस भारत आया था। तो
गोंदो के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक थॉमस, इसको हम सेंट थॉमस कहते हैं, आपने स्कूलों में देखा होगा सेंट फलाने फलाने स्कूल। तो गोंदो फर्नेस के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। पूछा जाता है किसके शासनकाल में थॉमस भारत आया था? गोंदो फर्नेस के शासनकाल में। गोंदो फर्नेस कौन है? ये पल्लव राजवंश का राजा था, ये पल्लव राजवंश का राजा था।